हेलो स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज जो आपको टॉपिक दिख चुका है राजस्थान की जलवायु, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु। और आज हम इस राजस्थान की जलवायु को पूरा कोशिश करेंगे कि इसी क्लास के अंदर इसको पढ़ें और यहीं इसको याद करें। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। आज हम बात करें राजस्थान की जलवायु। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं जी, क्या मैंने लिखा वातावरण, 3 अक्षर लिखता हूं। एक तो क्या लिखूं मैंने एक लिखा वातावरण, ठीक है गुरुजी। उसके बाद मैं बात को एक लिखूं जलवायु, क्या वातावरण जलवायु, और एक हम लिखें मौसम। वातावरण जलवायु और मौसम, 3 चीज अगर हमें ये 3 शब्द हैं इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होगा तो हमें जलवायु समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं वातावरण क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो वातावरण की अगर हम बात करें कि वातावरण में हम लोग क्या कुछ शामिल कर सकते हैं। वातावरण की अगर हम बात करेंगे तो हम शामिल करेंगे जी वातावरण के अंदर जो तत्व शामिल किए जाते हैं। एक तो हमें शामिल करेंगे तापमान को, कि जो भी आसपास का क्षेत्रफल है उसमें जो ताप पाया जाता है, जितना कहीं टेम्परेचर हाई होता है कहीं कम होता है, तो एक हमारा महत्व देता है क्या, तापमान। उसके अलावा दूसरी की मैं बात करूं तो दूसरी हमारी हो जाएगी जी वातावरण के अंदर जो दूसरा तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, आर्द्रता। तापमान, आर्द्रता। उसके अलावा और मैं बात करूं तो वायु, तापमान, आर्द्रता, वायु। और हम बात करेंगे तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं वर्षा, यानी कि किस किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, कैसी हवा चलती है, कैसी वहां की तापमान है, ये सब चीज किस में शामिल करते हैं, वातावरण के। तो यहां से प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वातावरण से संबंधित तत्व नहीं है या वातावरण के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते। तो इन चारों के अलावा अगर कोई मिल जाता है तो उसको हम शामिल इसमें नहीं करेंगे। एक तो याद रखना है तापमान, आर्द्रता, वायु और वर्षा, ठीक है बच्चे। अब चलिए, अब हम बात करते हैं जलवायु की, कि गुरुजी जलवायु किसे कहेंगे और मौसम किसे कहेंगे। जलवायु के अंदर कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं गुरुजी। जलवायु में तो 4 है हमारा, कितना हो जाएगा 4। अगर मैं बात करूं मौसम के अंदर, मौसम के अंदर कितने अक्षर हैं, मौसम में 3, जलवायु में 4, मौसम में 3। जलवायु यानी कि 4 है, बड़ा कौन है, जलवायु। तो हम लिख सकते हैं वातावरण की दीर्घकालीन जो अवस्था होती है, वातावरण की दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाएगी मेरे भाई। तो हम लिख देंगे जी वातावरण की जो दीर्घकालीन अवस्था होती है उसे हम कहेंगे जलवायु। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जलवायु। और वातावरण की जो अल्पकालीन दशा होती है, वातावरण की अल्पकालीन दशा होती है उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे मौसम। डाउट क्लियर। वातावरण का जो लंबी अवधि चलेगी जिस मौसम के अनुसार, उसे हम क्या कहेंगे, वातावरण की जो दीर्घकालीन अवस्था होती है उसको तो हम कहेंगे जलवायु। और जो वातावरण की अल्पकालीन अवस्था होती है उसे हम कहेंगे मौसम। गुरुजी वातावरण में जो दीर्घकालीन अवस्था उसे हम जलवायु कह सकते हैं। जलवायु कितने समय तक हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना जो जलवायु होती है या तो कई वर्षों के लिए हो सकती है, कई महीनों के लिए हो सकती है, ठीक है। वर्षों और महीनों की अवधि होती है वो इसमें शामिल करेंगे, वो हम शामिल करेंगे जलवायु के। मौसम, मौसम कुछ दिनों की अवधि हो सकती है, कुछ दिनों, कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ घंटों की जो अवधि होती है उसको हम कहेंगे मौसम। कैसे कि मौसम या तो अगर हम बात करें कि जैसे तेज हवा चलती है, वर्षा ऋतु की बात करें, कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां वर्षा नहीं होती, पर कई बार हम देखते हैं कि फुल धूप होती है और 1 घंटे के बाद देखते हैं जैसे हवा चलती है, हवा चलने के बाद मौसम चेंज हो जाता है, मौसम बन जाता है वर्षा की तरह। तभी तो कहा जाता है यार मेरे बदल ना जाना मौसम की तरह, यानी कि मौसम बदलता रहता है।
तो इसी तरीके से मौसम में अल्पकालीन दशा कुछ दिनों के लिए हो सकती है या कुछ घंटों के लिए हो सकती है, महीने के लिए नहीं हो सकती साहब, ये ध्यान रखना। महीनों के लिए अवस्था कौन सी होगी, वो होगी आपकी जलवायु, और कुछ दिनों के लिए अवस्था क्या होगी, वो होगी हमारी मौसम। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे राजस्थान की जो जलवायु चल रही है, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य मुख्य कारक हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक बात और करते हैं, वो ये रहेगी कि अपने एक छोटा सा यूं करके एक पीडीएफ बना लेते हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाए। यूं करके एक छोटा सा हमने क्या बना लिया जी, ये हमारा हो गया, ये हो गया भारत, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भारत, ये हमारा क्या है भारत। साइड थोड़ा सा इसको अपने ऊपर बनाते हैं, दिखाई ना दे, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर चलता हूं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा मैप समझ में अच्छे तरीके से आएगा तो समझो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यूं करके एक अपने क्या बना लिया, इस तरीके से एक छोटा सा ऐसे करके अपनी बात करें तो ये हमारा बन जाएगा जी भारत। क्या बन गया, ये बन गया हमारा भारत। ठीक है, भारत के अंदर अब देखो पूरा दिखाई दे रहा होगा आशा करता हूं, अगर नहीं देता है तो मैं इस चीज पे जो बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है ना, यहाँ की बात करूं तो थोड़ा सा इसको अपने छोटा क्लीन कर लेते हैं। ये मुझे थे मैं भी छोटा करता ला दे इधर देखो। अब अपने ऊपर से दिखाई देगा, जरूर दिखा देंगे आपको। और एक बार इधर ध्यान दीजिए, यहाँ हम बात करें तो ये नीचे जो भाग आ जाता है ये आता है हिंद महासागर। नीचे का जो भाग होगा यहाँ कौन सा समुद्र, हिंद महासागर। यानी कि यहाँ हम बात करेंगे इसमें हमें जल ही जल पानी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये भाग कौन सा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। तो बिल्कुल अब देखिए, यहां से मैं बात करूं इस हिंद महासागर से, यहां से राजस्थान के अंदर हमारे जो मानसून आता है, और मानसून आता है तो मानसून उत्पन्न कहां से होता है, वो हिंद महासागर से होता है। यहीं से प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है। मानसून की उत्पत्ति पूछेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन कि सर हम करके आएंगे, मानसून की उत्पत्ति होगी हमारी हिंद महासागर से। मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है, हिंद महासागर से। ठीक है, राजस्थान सॉरी भारत की आकृति देखें तो भारत की आकृति कैसी है, उसी भारत की आकृति की बात करेंगे हम तो भारत की जो आकृति हमें देखने को मिलती है वो मिलती है त्रिभुजाकार। भारत की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। अब देखो कोई चीज आ रही है, जैसे मान लो पानी आता है जिस तरीके से, अगर इसके बीच में कोई अड़चन बन जाए तो ये पानी दो भागों में बट जाएगा, नहीं यहाँ लग जाएगा तो नहीं यहाँ लग जाएगा। ठीक यही उत्पत्ति यहाँ से अपने ये बात यही समझनी है कि मानसून की उत्पत्ति तो हिंद महासागर से हुई है, पर भारत की आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण, भारत की आकृति क्या त्रिभुजाकार होने के कारण मानसून दो भागों में बंट जाता है। मानसून कितने भागों में, भारत की आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण मानसून दो भागों में बंट जाता है। एक तो हमारा इधर से मानसून आता है, इसे हम कहते हैं मुझे बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। कौन सा मानसून, इसे हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। इधर हम बात करेंगे, इसे हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट में इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं फिर अपने देखते हैं। इसकी तो मुझे बता ही है GQA और GQC इधर हो जाएगा GQA इधर GQC और GQC
अब देखो यहां अपने बात करें, यहां तो क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, एक हमारा जो मानसून इधर आता है ये हो जाएगा अरब सागर का मानसून। मानसून कितने भागों में बट गया, जी भारत की आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण मानसून की उत्पत्ति तो हिंद महासागर से होती है, पर त्रिभुजाकार होने के कारण मानसून कितने भागों में बट गया, मानसून हमारा दो भागों में, एक तो कौन सा, एक तो अरब सागर का और एक हो जाएगा अपना बंगाल। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि अरब सागर का मानसून है भारत में कितनी शाखाओं से प्रवेश करता है। इस तरीके से हम देखें तो अरब सागर का जो मानसून है ये भारत में 3 शाखाओं से प्रवेश करता है, भारत में 3 शाखाओं से प्रवेश करता है। कितनी शाखाओं से, तो हम लिखेंगे भारत में 3 शाखाओं से प्रवेश करता है, कौन सा, अरब सागर का मानसून। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून देखा जाए तो ये भारत में प्रवेश करेगा कहां से, पश्चिम, कहां से करेगा, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और इधर अपने बात करें यही हमारा एक छोटा सा राज्य है जिसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, कौन सा है वो अपना हो जाएगा राजस्थान। कौन सा रहेगा, राजस्थान। अब चलिए राजस्थान में अगर हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी का मानसून कहां से प्रवेश करता है और भारत के अंदर कहां से प्रवेश करता है, वो देखिए। भारत में हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी का मानसून कहां से प्रवेश करेगा, पश्चिमी बंगाल से, और अरब सागर कहां से, भारत में 3 शाखाओं से प्रवेश करता है। राजस्थान में जो अरब सागर का मानसून आता है ये प्रवेश करता है जी आपका बांसवाड़ा राज्य। कहां से करेगा, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहां से राजस्थान में प्रवेश करता है। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करूं जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये भारत में प्रवेश करता है झालावाड़ से, मुख्य रूप से झालावाड़ से करता है, और भी हम बात करें तो ये बांसवाड़ा से भी प्रवेश करता है। ये बात विशेष तौर पर अपने को ध्यान में रखनी है। मुख्य रूप से कहां से प्रवेश करेगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा झालावाड़ से, बांसवाड़ा से। सबसे पहले कहां प्रवेश करता है, तब अपने बांसवाड़ा याद रखना है, और सबसे बाद कहां करता है, झालावाड़ से। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। आई होप कि कितनी बात आपको समझ में आई होगी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बताता हूं प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। लंबाई है x y परिमाण कितना होगा, अब चलिए अब अपने बात करेंगे इसको, जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु। गुरुजी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य रूप से जितने आज हमसे पढ़े जाते हैं उतने हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कारक आता है वो आता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यानी कि क्या प्रभावित करता है, अक्षांशीय स्थिति। गुरुजी अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करेगी, हमें ये तरीका फंडा समझ में नहीं आता है तो चले आज हम इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यूं करके एक अपने छोटा सा बना लिया गुरुजी, क्या ये बना लिया हमने, क्या बना लिया जी, ग्लोब। ग्लोब का जो उत्तरी बिंदु होता है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिणी बिंदु होता है उसको बोलेंगे दक्षिणी। अब बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है इसको हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और इसी का दूसरा नाम मिलता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या हम बात करें इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। यानी कि देखो ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं ना, ऊपर वाला भाग रहेगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं सपोज दैट। अब देखिए इसी के ऊपर से एक रेखा और गुजरती है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या कहते हैं जी, इसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, जो उत्तरी अक्षांश पर जाएगी उसको कर्क रेखा कहेंगे। नीचे वाले देखिए अक्षांश देखा ना,
उत्तरी अक्षांश ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश हमारा, नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिणी। ठीक है, उसके बाद एक रेखा और गुजरती है जिसको हम कहेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। ठीक है, गुजी के तो याद है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं नीचे जो 23.5 डिग्री, ये नीचे वाली 23.5 डिग्री रेखा है, इसको हम कहेंगे मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसको हम कहते हैं कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक रेखा और गुजरती है, इस रेखा का नाम आता है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। अब इस रेखा को हमें समझना है कैसे कि ये प्रभावित करता है। चलिए, यहां मैंने यूं करके एक छोटा सा, ये है आपकी ये अपने बना दिए भाग है। ठीक है, अब इसको समझना है, और यही मैं एक छोटा सा राजस्थानी चल बाद में पहले अपने भारत की बात। अब देखो ये कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? भारत के अंदर बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं? भारत के सापेक्ष में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसको हम कहते हैं जो बिल्कुल बालानु भी कह सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं किबिथु। ठीक है, क्या बोलते हैं? बालानु बोल सकते हैं। किबिथु बिंदु में सर्वप्रथम क्या होता है? भारत के अंदर सूर्योदय होता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होता है? सबसे पहले सूर्यास्त भी यही होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा अपने पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर थोड़ा सा ध्यान हमें देना है। देख लेना, दे देंगे जी, दे दोगे तो ये देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा नहीं है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुरुजी ये थोड़े से हमें 8 राज्य भी बता दीजिए, तो अपने इसको याद रखेंगे। राम जहां के 6 पगु मित्र, राम जहां के 6 पगु मित्र। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इतने में हमें याद हो जाएगी कि राजस्थान में कर्क रेखा, सॉरी भारत के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहला जो राज्य है अपने पढ़ना है राजस्थान। एक तो कौन सा हो जाएगा जी? रे से हमारा हो जाएगा राजस्थान। मैं से मैं बात करूंगा तो मैं से हमारा निकल कर आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। उसके बाद झा से हम बात करेंगे तो झा से आएगा झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। ठीक है, और 6 से हम बात करेंगे, 6 से गुजर आएगा छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, गए से मैं बात करूंगा तो गए से हमारा आएगा गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। पै से मैं बात करूंगा तो पै से हमारा आएगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। मैं से बात करूं तो मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और तय से मैं बात करूंगा तो तय से हो जाएगा मुझे त्रिपुरा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राम जहां के 6 पगु मित्र, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो इसी टेबल में ये चीज अपने को देखनी है। 8 राज्य शब्द गुजरी है, कहां गुजरी? ये यही अपना एक राज्य और पड़ता, मैंने अभी बताया था। क्या ये अपना समझना है एक बात? ये हमारे कौन सा जगह है? यहाँ जो राजस्थान राज्य पड़ता है, ये
राज्य हो जाएगा हमारा कौन सा, राजस्थान। अब देखो प्रश्न देखो यहीं से पूछा जाएगा। पहला तो एक नंबर प्रश्न ये आपका तैयार हो चुका है कि भारत के कितने राज्य से, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। राम जहां की इच्छा को भूमि तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान में 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के अंदर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पूछ ले तो भाई हम कर आएंगे। 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर जिले का गांव हो जाएगा दक्षिणी चिखली गांव। डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा गांव चिखली, डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होता हुआ यानी चिखली गांव से होती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य पड़ता है, यानी कि बिल्कुल बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य जो तहसील पड़ती है वो पड़ती है कुशलगढ़ तहसील। यानी कि यहां से क्वेश्चन ये पूछा राजस्थान में 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो हम लिखेंगे राजस्थान में 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चिखली गांव से होती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कुशलगढ़ तहसील से निकलती है। किस तहसील से? कुशलगढ़ से। अब देखिए यहां सूर्योदय हुआ। अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं छोटा सा कि आप के लिए जी आपको बैटरी दे दी के लिए ये हमने ले ली एक टॉर्च। जैसे ही मैंने टॉर्च को ऑन किया, क्या किया? टॉर्च को ऑन किया मैंने, बाहर सामने कोई एक चीज वस्तु रखी हुई है। जैसे टॉर्च जगेगी ना तो इसकी सबसे पहले किरण बिंदु, 3 बिंदु है, ए बिंदु, बी और बिंदु सी। जैसे ही ये टॉर्च जगेगी तो सबसे पहले किरण किस बिंदु पर आएगी? तो जी सारा पहला किरण बिंदु बी पर आएगी। उसके बाद जो तिरछी किरण बिंदु ए पर जाएगी और तिरछी किरण बिंदु सी पर जाएगी। बिल्कुल यहां ये समझाने जा रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो यहां सूर्योदय होता है सबसे पहले, जैसे ही सूर्योदय होता है तो सबसे पहले जो सीधी किरण पड़ेगी वो अपने राजस्थान में कहां पड़ती है? ये देखो 23.5 डिग्री सबसे पहले जो सीधी किरण पड़ती है वो अपनी पड़ेगी गुरु जी का 23.5 डिग्री पर जो सर्वाधिक राजस्थान में सबसे पहले सीधी किरण पड़ती है वो पड़ती है बांसवाड़ा। सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। क्यों पड़ती है? कारण क्या है? कारण मैंने अभी बताया कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा एक प्यारा सा राजस्थान भी शामिल है। और राजस्थान में कुछ दिया जाए तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो मध्य में सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर क्या पड़ती है? सबसे पहले सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। सबसे पहले सीधी किरणें कहां पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। उसके बाद सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करूं, सबसे पहले सर्वाधिक तिरछी किरणें सबसे पहले कहां पड़ती है? सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करें तो सर्वाधिक तिरछी किरणें हमारी पड़ती है गंगानगर के अंदर। मैंने अभी बताया नहीं है, यहां से टॉर्च लगी, बिंदु बी पर सीधी, बिंदु ए पर तिरछी, यानी नीचे तो अपने सीधे ये आएंगे तो एक भाग बचा बिंदु ए, और यहां पर ये बिंदु पर अपना होता है गंगानगर। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? गंगानगर। ठीक है, अब चलो यहां तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें फिर समझ में नहीं आ पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने अच्छी तरीके से ले लिया होगा। चल अब अपने बात करते हैं स्थिति को ग्लोब में देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है, वो चीज अपने को देखनी है। और आज अपने अक्षांशीय स्थिति पढ़ेंगे, कल इसी टॉपिक को आगे शुरू करते हुए नेक्स्ट लेके चलेंगे। आशा करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने ग्लोब ले लेते हैं और इस ग्लोब को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे। ये अपनी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। इधर हम यूं करके एक वक्र रेखा बना ली और ये है आर्कटिक और ऊपर वाली। अपने को ध्यान देना है और 23.5 डिग्री, क्योंकि आपने काम भी किया 23.5 डिग्री, इतनी ही काम में आपने ज्यादा आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना है, इतनी सी बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर। चल
अब ये देखिए, सबसे पहले सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है, सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को, बिल्कुल लंबवत चमकता है, ठीक है। जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है, जब सूर्य क्या करेगा? उत्तर की ओर जाएगा, उससे हम कहेंगे उत्तरायण। जब सूर्य उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर देता है तब हम उसको कहेंगे उत्तरायण। और जब सूर्य दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है, जब सूर्य दक्षिण की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देता है तो उसे हम कहते हैं गुरुजी दक्षिणायन। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दक्षिणायन। उत्तर की ओर जाएगा उत्तरायण, दक्षिण की ओर आएगा तो दक्षिणायन। अब चलिए सबसे पहले हम बात करें 23 मार्च और 23 सितंबर याद रखनी है, बिल्कुल सूर्य विषुवत रेखा पर तक घूम देगा, ठीक है। 23 मार्च पर रेखा चलते कैसे? 23 मार्च, अप्रैल, मई और जून। 23 मार्च से अप्रैल, मई और तीसरा महीना अपना आता है जून। यहां पर जाकर सूर्य इस रेखा से वापस क्या हो जाता है? पहले तो 23 मार्च पर था, 23 मार्च को सूर्य की स्थिति कहां की? विषुवत रेखा पर होती है। 21 जून को सूर्य कहां चला जाता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चला जाता है। यहां से इसकी स्थिति वापस घूम जाती है। अब देखो 21 जून से जून, जुलाई, अगस्त और फिर वापस क्या आ गया? सितंबर। यानी कि एक बार तो 23 मार्च को विषुवत रेखा पर आएगा, दोबारा जब घूमकर आएगा कैसे? 21 जून याद था, 21 अब देखो 21 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर वापस घूमकर आएगा तो यहीं कोई स्थिति बन जाएगी। कौन सी? 23 सितंबर की। क्या याद रखना है? 23 सितंबर, ठीक है। फिर 23 सितंबर, 23 नवंबर और दिसंबर। यानी कि सूर्य मकर रेखा पर कब आएगा? तो हम लिख देंगे मुझे सूर्य मकर रेखा पर आएगा 22 दिसंबर। कब आएगा? 22 दिसंबर को। अब कल की क्लास में आपको ये बताना है कि 22 दिसंबर क्या होती है, 22 दिसंबर के दिन क्या खास अपने को जो महत्वपूर्ण तथ्य फील्ड देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम चर्चा, ठीक है। इसे देखना है 22 दिसंबर में क्या खास अपने को देखने को मिलता है। और इस दिन सूर्य की स्थिति होती है, इस दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। इसके बारे में हमें कल थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है ताकि अच्छी तरीके से हम इसको समझ सकें। तो आज की क्लास में इस तरह ही, टाटा बाय बाय।